हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज इस वीडियो में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। न्यायपालिका के 3 स्तंभ होते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो न्यायपालिका का। ठीक है। न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 से लिया गया है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जिसमें संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की है, जिसका प्रतिरूप सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जिसका प्रतिरूप सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। चलिए, तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। इसका उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में वर्णन मिलता है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है, और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में मिलता है। ठीक है। और जो हमारे देश में न्याय की व्यवस्था है, वह एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। यह एक श्रृंखला में काम करते हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ले। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र सरकार के लिए अलग अलग से कोर्ट नहीं बनाया गया, और राज्य के लिए अलग से नहीं बनाया, सबके लिए एक समान बनाया गया। ठीक है। चलिए, आप सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, मूल संविधान में एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल कितना था? तो 8। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य कितना था? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8। वर्तमान समय में कितना है? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी अभी वर्तमान में कितना है? तो 34 है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा। आगे बोल रहा है कि नियुक्ति संबंधित, आखिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होता है इनकी नियुक्ति, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। ठीक है, जिसमें 5 जज होते हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, टोटल 5 मिलकर कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण होता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हाल ही में जो NJAC एक सिस्टम आया था, पूरा नाम है इसका नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक्ट कमिटी। तो इसमें 6 मेंबर थे। ठीक है, ये 3 न्यायाधीश और 1 कानून मंत्री और 2 विशेष कानून का ज्ञाता हो। जैसे ही मतलब संसद से पास होकर गया, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट क्या किया? इसको रद्द कर दिया, अर्थात खारिज कर दिया। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस सिस्टम द्वारा? तो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। कॉलेजियम सिस्टम में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। और NJAC जो आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी, इसमें 6 सदस्य थे, लेकिन पहले ही दृष्टि में क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है। तो चलिए, हम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक तो होता है। ठीक है, ये 65 वर्ष तक ले
वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, और इसकी मतलब संविधान में कोई कैटेगरी नहीं दिया गया है कि इतना वर्ष तक चाहिए, नहीं, वो 65 वर्ष तक ले अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, और इनकी पद की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष तक तो रह सकते हैं, 65 वर्ष, और शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, देखिए इनका वेतन कितना मिलता है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन अभी वर्तमान में है 3,80,000। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश का है 2,50,000। याद याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना वेतन है, 3,80,000, और अन्य न्यायाधीश के तो 2,50,000। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब इनकी योग्यता क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे उनकी योग्यता क्या है। पहला योग्यता है वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। अगर वह 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य हैं। या ये भी नहीं हो तो तीसरा है कि वह 10 वर्षों तक वकील के पद पे रह चुका हो। एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में वह 10 वर्षों तक वकील के पद पर रह चुका। यदि ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नज़र में विशेष कानून ज्ञाता हो। तो इनका क्या क्या योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, तो भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, वह 10 वर्ष तक वकील रह चुके हैं, या राष्ट्रपति के नज़र में कानून ज्ञाता हो। तो चलिए, अब बोल रहा है हटाने की विधि। देखिए, हटाने की विधि दो तरह से है। एक, साबित कदाचार। दूसरा, असमर्थता। ये दो विधि है जिनके तहत सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए संसद में, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा, अगर लोकसभा में उनके प्रति अगर कोई हटाने के प्रक्रिया है तो इसमें कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए, और 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और इसमें 50 सदस्य। उसके बाद जो है संसद में एक कमेटी तैयार किया जाएगा, और कमेटी तैयार करने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास 2/3 बहुमत से पास करके जाता है, तो वह राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो न्यायाधीश अपने पद से हट सकते हैं। लेकिन हमारे देश की सौभाग्य की बात है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। ठीक है, तो हटाने संबंधी विधि आप समझ गए। ठीक है, चलिए, अब एक है तदर्थ न्यायाधीश। आखिर तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तो देखिए इनका उल्लेख जो है 127 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम की कमी होती है। कोरम क्या होता है, आप जानते होंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में, चाहे विधानसभा, विधान परिषद में 1/10 होता था। ठीक है, यदि कोरम की पूर्ति होती है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में काम करने के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब बोल रहा है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये क्या होते हैं, तो इसका उल्लेख 128 में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत काम अचानक बढ़ जाए, अधिक से अधिक काम हो जाए, तो वो हाई कोर्ट से जज को मंगा, नहीं सॉरी, ये वो जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको कुछ समय के लिए मतलब बुला लिया जाता है। ठीक है, काम करने के लिए। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट के शक्ति में अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के
शक्ति मूल अधिकारिता से संबंधित है, रिट्स अधिकारिता से संबंधित है, संविधान के संरक्षण से संबंधित है, संविधान की व्याख्या करता है, अपीलीय अधिकार है, सलाहकारी अधिकार है, अभिलेखीय अधिकार है, अन्य अधिकार है। तो चलिए हम सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, मूल अधिकारिता के संबंध में इसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया। ठीक है, याद रखिए कि मूल अधिकारिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 131 में। देखिए इसमें क्या है, राज्य भारत राज्यों एवं भारत राज्य फिर राज्यों। देखिए, राज्य और भारत के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यदि एक से अधिक राज्य और भारत के बीच में कोई विवाद होता है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अगर राज्य राज्य के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। यदि राज्य और भारत के साथ और राज्य, तो वो भी उसका विवाद होगा तो कहाँ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। रखिएगा, ठीक है, मूल अधिकारिता से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिट अधिकारिता। देखिए, यह जो है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है। जो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनकी संरक्षण करने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के जो रिट होते हैं हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकती हैं। ठीक है, और जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के संरक्षण भी है और संविधान की व्याख्या करता है। मौलिक सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संविधान के जितने भी विषय हैं, भाग अनुच्छेद है, उनका व्याख्या करता है तथा उनका संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला अधिकार है अपीलीय अधिकार। देखिए, अपीलीय अधिकार में है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोषी पाया जाता है। ठीक है, और वो इस दोषी से वो संतुष्ट नहीं है तो कहाँ अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब व्यक्ति उसमें हर एक मतलब केस को वहाँ पर ले जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए कोई कंडीशन बनाया गया है जिसके तहत वो, तो अपीलीय न्यायालय क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर कोई न्यायालय है ये नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है सलाहकारी अधिकार। इसका उल्लेख 143 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, कोई भी कानून विषय पर हो, चाहे कोई मुद्दा हो, उस पर सलाह देना, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए वादे नहीं है। ठीक है, तो यह सलाहकारी संबंधी अधिकार आप समझ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है अभिलेखीय अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय अधिकार क्या है, इसका उल्लेख 129 में रखा है। इसका मतलब अभिलेखीय न्यायालय के अधिकार का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए तथा इसके अधीनस्थ न्यायालय जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मान्य होता है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम टेस्ट लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में है। भाग 5 में है, भाग 3 में है, भाग 1 में है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख, इसका राइट आंसर होगा भाग 5 में। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 1 में क्या है,
भारत भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों के संघ है। चलिए, और भाग 2 में क्या है? राज्य का निर्माण तथा सीमा में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में घटाना, इसका उल्लेख है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124A में, अनुच्छेद 124B में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 52 में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124A में, ठीक है। और अनुच्छेद 124B में क्या है? नियुक्ति का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। और 324 में निर्वाचन आयोग की बात करता है। और 52 में क्या है? राष्ट्रपति की बात करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कॉपी पे नोट करते जाइएगा जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि मूल संविधान में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो देखिए, मूल संविधान में इसके जस्ट पहले बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल कितना था? 8। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब इन वर्तमान में कितना है? तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, अर्थात 34, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या राज्यपाल? प्रधानमंत्री गलत है, ठीक है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, ये भी राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ये भी चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक साथ 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना वेतन मिलता है? 3,80,000, 2,80,000, 5,00,000, 4,00,000। तो देखिए, इनका वेतन जो है 2,80,000 मिलता है, ठीक है। और 5,00,000 जो है राष्ट्रपति को मिलता है, और 4,00,000 जो है उपराष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? तो 2,50,000, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, माने सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको किस प्रकार हटाया जाता है? साबित का विचार द्वारा, असमर्था द्वारा, यहाँ पर असमर्था द्वारा। तो देखिए, साबित का विचार द्वारा भी हटाया जाता है और असमर्था द्वारा, ठीक है। और ये संसद के द्वारा हटाया जाए। अगर लोकसभा में पास होगा तो 2/3 बहुमत से पास करेंगे। लोकसभा में कम से कम 100 व्यक्ति होना चाहिए और राज्यसभा में कितना? 50 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पर आस्थिक हस्ताक्षर करेंगे तब वो हट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे या राज्यपाल को? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति को देंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री किनको देंगे? तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल किनको देंगे? तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो यह उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो वो कहाँ जाएगा? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हुआ, उसमें कोई प्रकार का विवाद हो गया तो कहाँ जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, उच्च न्यायालय में जाएगा, इनमें से दोनों। तो देखिए, या ऑप्शन डी में दिया है, कहीं नहीं। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया है 100, ऑप्शन बी में दिया है 50, ऑप्शन सी में दिया है 60 और ऑप्शन डी में दिया है 90। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और यदि राज्यसभा में पूछा था
तो इसके लिए कितना हो जाता 50। तो यदि वीडियो और आप अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।